दो दिनों की कमजोरी के बाद आज बेहद सुस्त शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन आज का दिन है बड़ा अहम क्योंकि आज रात आने वाला है फेड में ब्याज दरों का फैसला और कल है वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी। तो इस लिहाज से आपको करनी है तैयारी। देखते हैं सुस्त शुरुआत के बाद किस तरह का बनता है एक्शन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। हमने पहले आपको बताया था बहुत ही अहम हफ्ता है और इस अहम हफ्ते का सबसे अहम दिन आज है। हालांकि इसका रिएक्शन कल आने वाला है तैयारी के लिए बिल्कुल। तो मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है। अनिल जी बताएं आज के ट्रिगर्स क्या क्या? वार्म अप सेशन है और इनफैक्ट है ना, बड़े इंटरेस्टिंग हो गए बाजार पिछले 2 दिनों से। थोड़े सावधान, थोड़े एकदम कुछ नहीं करने के मूड में, नया कुछ करने के बजाय पुराना निपटाने के मूड में वैसे दिख रहे हैं। आज भी शुरुआत बिल्कुल सुस्ती के साथ होने के संकेत है। बड़े संकेत जो देख लें अमेरिकी बाजारों से, जैसा कि उम्मीद थी, आशंका थी, वैसा ही कमजोरी वाला सेशन रहा है। हल्की सी कमजोरी ज्यादा रही है हमारी आशंका से। दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाजार। तो यह है, फेड से पहले अमेरिकी बाजारों में थोड़ा गिरावट का माहौल रहा है। 5G स्पेक्ट्रम बोलियां शुरू हो चुकी है और पहले दिन 1,45,000 करोड़ रुपए की आसपास की बोलियां आती हुई दिखी। 1.5 लाख करोड़ के आसपास की बोलियां आती हुई दिखी, जो कि अच्छी कही जाएगी। सरकार ने लगभग 29,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को की मंजूरी दी है, खरीदारी को मंजूरी दी है और ज़्यादातर ये खरीदारी घरेलू कंपनियों से की जाएगी। यानी कि घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए एक और बड़ा बूस्टर डोज सरकार की तरफ से ऑर्डर्स के तौर पर। नतीजों के लिहाज से कल बाजार बंद होने के बाद L&T, यूनाइटेड स्पिरिट्स, टाटा पावर जैसी कंपनियों के नतीजे आए हैं और आज भी बड़ा बिजी दिन है नतीजों के लिहाज से। ढेर सारे दिग्गज और साथ ही साथ मिड कैप कंपनियां भी नतीजे पेश करेंगे। मारुति, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज हैं आज ऑटो कंपनियों के लिए। नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन आज है। इनफैक्ट काफ़ी सारे आज इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं। फेड की पॉलिसी है, एक्सपायरी से एक दिन पहले का एक्शन है, जो आप शब्द यूज कर रहे थे, काम बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले की शांति। वैसे ठीक दिख रहा है। कुछ जो पोस्ट मार्केट नतीजे अमेरिका में अच्छे आए, माइक्रोसॉफ्ट की गाइडेंस बढ़कर आई, तो थोड़ा आज फ्यूचर्स ठीक दिख रहे हैं अनिल जी। बट ऑफ कोर्स बड़ी नजर तो फेड की पॉलिसी पर ही है। 75% मान रहे हैं 5% की हाइक आने वाली है। कहीं कि जैसे जैसे हम फेड की मीटिंग के नजदीक जा रहे हैं माफ कीजिएगा, वैसे वैसे आपको है ना 1% का डर बढ़ रहा है। देखिए, शुरुआत में 9-10% लोग ऐसा मानते थे कि 1% ब्याज दरें बढ़ेंगी। धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ता बढ़ता कल लगभग 25-26% के आसपास आ गया। बिल्कुल सर। हालांकि अब भी वो कहते हैं कि दिल ये कहता है कि 1% ही बढ़ेगी, दिमाग ये कहता है कि 1% की संभावना को मना मत करो, कभी भी, मतलब नेवर से नेवर, वैसा वाला हाल है। तो ये कहना मुश्किल है कि 1% ही होगा या 1% होगा, लेकिन जैसे जैसे 1% की संभावनाएं बढ़ रही है, भले ही फेड 1% करे। देखिए, फेड के पास फिर 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो एग्रेसिव होकर 1% कट कर दे और फिर अच्छा बोल दे, या तो कमेंट्री अच्छी। एक तरीका तो ये है कि 1% रेट बढ़ाकर फिर बोल दे कि ना ठीक है ना, हमने ज्यादा एग्रेसिव ले लिया, अब चिंता मत करिए, आगे हम देखेंगे, है ना, इतना घबराइए मत, एग्रेसिवली कम करेंगे आगे। दूसरा है कि 1% बढ़ाए और फिर खराब बोले। मतलब अगर आप 1% बढ़ाओ, अगर 25-26% लोगों को नजरअंदाज करोगे तो खराब तो बोलना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन बैलेंस करनी, ये मेरा एक जनरल सेंस है जो मैं सोच रहा हूँ। अगर ऐसा है तो इन आइदर केस कोई अच्छा नहीं दिख रहा, है ना, क्योंकि 1% पे मार्केट का रिएक्शन खराब आना ही चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है बाजार ये सोचे कि नहीं 1% बढ़ाया यानी कि फेड बिल्कुल कमर कस के बैठा है, इन्फ्लेशन को नीचे लेकर ही आऊँगा। वो भी बात ठीक है, लेकिन तब आप डाउ पे और निफ्टी पर आप ऐसा तो नहीं कि लोएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, निचले स्तरों से 10-10% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कुशन कम है। बिल्कुल। सो आई थिंक मीटिंग में जाने के पहले फेड के पास बहुत वो गुंजाइश है नहीं कुछ अच्छा बोलने या अच्छा करने की। अगर कर दे तो मैं खुश भी होऊंगा, सरप्राइज भी होगा, और गलत हो गया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये 1% की संभावना बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि अगर ये बढ़ाएंगे 1% तो कुछ ना कुछ खराब जरूर बोलेंगे या फिर सावधानी वाली बात जरूर करेंगे कि नहीं तो क्या होता, अगर ये संभावना नहीं के बराबर होती, 5-10% होती, तो फेड क्या करता, 1% बढ़ा देता और फिर आराम से बोलता नहीं अब हमें नहीं लगता इतना जोर से बढ़ाने की जरूरत है, अगली बार शायद तो 0.5% से काम चल जाएगा, 1% के आगे तो संभावना बहुत कम है। तो अब कम से कम अगर वो 1% बढ़ाकर छोड़ देते हैं तो फिर अब ये तो पक्का नहीं बोलेंगे कि आगे 1% से काम, 0.5% से काम चल जाएगा, आगे भी 1% की गुंजाइश को खुली छोड़ेंगे। ठीक है, सो आई थिंक थोड़ा सा फेड की पॉलिसी के पहले हल्का रहने में समझदारी है, स्पेशली तेजी की साइड में। भले
200 पॉइंट ऊपर ले लें, फर्क नहीं पड़ता। रीजन ये है कि आप 15,200 पे नहीं है, आप 16,600 16,500 पर है। किस लेवल पर आप फेड की मीटिंग में जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर फेड की मीटिंग में ये आप एकदम लोअर लेवल पर जा रहे हो और खराब हो, तो आपको पता है कि वो जो झटका होगा वो आखिरी होगा, वहां पर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप जा रहे हैं तो थोड़ी सी रिस्क है। मेरा पॉइंट सिंपल है, आपको ये चीज डिसाइड करनी कि भाई मैं 200 पॉइंट ऊपर लेना चाहता हूँ या मैं बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहता। ये सवाल जो है इसका जवाब आपको देना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो आपको 200-300 पॉइंट और एक आध फेड की मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 मीटिंग ही होती है, हर महीने 2 महीने में होती है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, मार्केट को टाइम कर रहे हैं, तो फिर बेहतर यही है, वो बेटर सेफ देन सॉरी। तो आप बाद में खरीदें, मीटिंग के बाद में लें, ज़्यादा बढ़िया है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मीटिंग के पहले 100% मार्केट शॉर्ट करके ही आपको इसमें जाना चाहिए। संभावनाएं भले है, लेकिन बाजार का रिएक्शन और फेड की कमेंट्री, मतलब वो क्या होगी एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है। तो रिस्क दोनों तरफ बराबर है। सिर्फ ये कह सकते कि रिस्क थोड़ा सा 60% लॉन्ग साइड ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा है, 40% शॉर्ट साइड ट्रेडर्स के लिए भी है। सो थोड़ा सा माहौल जो बन रहा है उसको देखते हुए फेड बहुत अच्छा कहेगा या करेगा, इसकी संभावनाएं धीमे धीमे थोड़ी कम हो रही है। लेकिन याद रहे, अभी भी 74% ये मान रहे हैं कि 0.5% ही बढ़नी है, और फेड आमतौर पर मेजोरिटी के साथ जाने के लिए जाना जाता है। तो हो सकता है 0.5% बढ़ाएं, लेकिन कमेंट्री ढीली कर दे, इस बात की संभावना बनती है। तो थोड़ी सी सावधानी रखें। बाकी रहा सवाल दूसरे फैक्टर्स का, आपके बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, डॉलर इंडेक्स स्टेबल 107 के आसपास है, कच्चा तेल थोड़ा सा नीचे आया है, वही $2-3 की रेंज में, कोई खास फर्क नहीं है। और एक और रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स, वैसे कल रिजल्ट्स के हिसाब से तो रिएक्शन खराब ही था, लेकिन पोस्ट मार्केट माइक्रोसॉफ्ट का गाइडेंस वगैरह थोड़ा सा बेहतर है, इसलिए आपको डाउ फ्यूचर्स थोड़े ऊपर दिख रहे हैं। सो आई थिंक बाकी फैक्टर्स मिले जुले हैं। ज़्यादा तनाव अगर आपको आ रहा है एशिया को देख करके, 1-1.5% नीचे आपका हैंग सेंग है, तो वो कल ऊपर भी था। कल सब नीचे थे, ये अकेले ऊपर चल रहे थे। कल आज सब बाकी नीचे के मूड में, तो ये ऊपर चल रहा है, बाकी ऊपर के मूड में, तो हांगकांग नीचे चल रहा है। तो हांगकांग की चाल अपनी अलग ही हो गई एक तरह से, थोड़ी हमने देखना भी बंद कर दिया आजकल, ज़्यादा देखते भी नहीं है। सो मेरे ख्याल से मिले जुले से संकेत है, न बहुत तेजी के हैं न बहुत मंदी के। सो न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव मान लीजिए ग्लोबल संकेत आपको। आपने कहा कि दोनों में से अच्छा ऑप्शन एक भी नहीं है। ज्यादा खराब कौन सा है, 0.5% और अग्रेसिव गाइडेंस, या 1% और ढीली गाइडेंस? 1%। ये ज्यादा खराब है। उसका रीजन ये है कि 74% 1% नहीं मान रहे, 26% ही 1% मान रहे हैं। तो जो ये बाकी 74% को झटका लगेगा 1% का, वो गलत है। और दूसरा, कमेंट्री तो बदलती रहती है ना, एक्शन थोड़ी बदलता है। एग्जैक्टली। कमेंट्री तो क्या है, 15 दिन बाद फिर फेड कमेंट्री बदल दे कि देखो जी डेटा ये हो गया, अब तो हमारी कमेंट्री चेंज। करेक्ट। लेकिन एक बार आपने रेट बढ़ा दी, वो तो बढ़ा दी, वो तो एक्शन हो गया। सो एक्शन इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट, लाउडर है। तो जाहिर सी बात है, अगर 1% बढ़ाता तो वो ज़्यादा बढ़ा जाता, एब्सोल्युटली। लेकिन सवाल बहुत अच्छा था ये। ज़्यादा खराब कौन सा? मतलब मैंने सोचा नहीं था ये, लेकिन वो आप ही से इंस्पायर हो, जब आपने कहा अच्छा नहीं है तो मैं सोचा ये बहुत अच्छा सवाल था वाकई में। इसलिए कि अगर 1% बढ़े तो वो एक्शन हो गया, राइट। और जब एक्शन हो गया तो फिर उस पर तो आपको रिएक्शन लेना ही है। हाँ, सो आई थिंक 1% ना बढ़ाए तो बेहतर है। ठीक है सर। हाँ, खराब बोलने चलेगा एक बार, मतलब खराब तो हमें पता है कि सब खराब ही है, वो तो दिख ही रहा है। हाँ, जब तक कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता तब तक आप कितना खराब बोल रहे हैं बोल दो। लेकिन अगर ब्याज दरें तेजी से बढ़ाते तो वो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। और उसमें क्या प्रॉब्लम दूसरी एक और है दीप, अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों की भी है, हमारी भी है, फिर हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो अगर वो तेजी से बढ़ाएंगे तो भले हमारा गैप कम है, हमारी रियल इंटरेस्ट रेट कम नेगेटिव रह गई, अब ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ को देखते हुए, एक्सपोर्ट्स को देखते हुए, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखते हुए, ट्रेड डेफिसिट को देखते हुए हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सो हमें ही, मतलब हम सिर्फ वो इंडिया नहीं है, बाकी कई सारे और देश भी हैं। सो इसलिए अमेरिका की ब्याज दरें सिर्फ अमेरिका पर असर डालती है ऐसा नहीं है, वो पूरी दुनिया पर असर डालती है। इसलिए सारी दुनिया को एडजस्ट करना है। ये सिर्फ वो 74% लोग नहीं है जो 0.5% मान रहे हैं, बल्कि 74% के साथ साथ बाकी दुनिया भी है जिन्हें 1% पे एडजस्ट करना है। इसलिए मुझे लगता है कि 0.5% ही बढ़ाए तो बेहतर है। खराब बोलना है तो बोल दे, कोई बात नहीं, वो कम खराब है, वो कम खराब, 1% बढ़ाना ज़्यादा खराब है। अंडरस्टूड सर। इसमें एक और फॉलोअप सवाल था बाजार की पोजीशनिंग को लेकर, क्योंकि आपने बोला कि 15,200 नहीं, अब बाजार 16,600 16,500 पर है।
एक तरह से दूसरी तरह अगर इसे अप्रोच करें कि बड़ा इवेंट है, एक्सपायरी है, इतने सारे नंबर्स हैं, फिर भी बाजार गिर नहीं रहा है। मतलब ठीक है 2 दिन सुस्त रहा है हमारा बाजार, थोड़ी ब्रॉड बेस्ड सेलिंग कल दिखी, बट ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई, यानी 1% ही नीचे, 16,700 से 16,500 पर ही आए हैं आप, तो फिर भी बाजार संभला हुआ है, टिका हुआ है। देखिए दीपा, इसमें 2 चीज़ें। अगर बाजार बढ़ नहीं रहा है तो उसका कारण फेड की ये बड़ी अहम बैठक है, और बाजार गिर नहीं रहा तो उसका कारण भी यही है। अच्छा, क्योंकि बड़ी मैं इसलिए 2 दिन से आपने नोटिस किया होगा, मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूँ कि रिस्क दोनों के लिए बराबर है, लॉन्ग ट्रेडर्स और शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए। ट्रेंड के साथ जाएंगे, पिछले कुछ दिनों का मूवमेंट देखेंगे, मार्केट में दुनिया भर के बाजारों में रिस्क लेने की जो प्रवृत्ति फिर से आई है, थोड़ी इक्विटी और बाकी रिस्की एसेट्स में लोग पैसा लगा रहे हैं, वो सब जगह हो रहा है, और उससे लगभग सारे मार्केट में लोग मानकर चल रहे हैं कि आपने जो बॉटम देख लिया वो देख लिया। हमारे यहाँ 15,200 का 30,000 के नीचे डाउ का जो भी है वो बॉटम एक बार के लिए बन गया, वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो ऐसे में आपके लिए पॉलिसी के पहले शॉर्ट करना भी कम रिस्की नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप नीचे से 10% ऊपर होकर पॉलिसी में जा रहे हैं और हाई पर है, रिस्क लॉन्ग साइड पर उस हिसाब से बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप पॉलिसी के पहले लॉन्ग पोजीशन पर भी हल्का होकर जाना चाहते हैं, लॉन्ग पोजीशन पर भी आपको जो रिस्क लगती है वो है। सो आई थिंक ये एक बड़ी वजह कि बाजार न बड़ा गिर रहे न बड़ा चढ़ रहे हैं। एक तो रीज़न ये कि आप 16,750 से 16,500 आए, 250 पॉइंट बहुत छोटी सी चीज़ है, और वैसे भी आप देखें तो एक तरफा तेजी हुई है, उसके बाद करेक्शन के लिए कोई तो बहाना चाहिए। आपका एक गैप 16,350 तक छूटा हुआ भी है, वो भी आपको किसी न किसी बहाने से पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हल्की फुल्की नीचे लेकर आ रही है। दूसरा ये कि ये एफआईएस की बिकवाली थोड़ी और शुरू होगी, तो चलो अब आपके लिए बढ़ने की गुंजाइश खत्म हो गई, लेकिन गिर नहीं रहे। तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे मार्केट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पहली चीज़, और दूसरी चीज दीप है कि हमें एफआईएस की बिकवाली से अब उतना डर नहीं लगता, क्योंकि हमने $1 बिलियन की बिकवाली रोज कई बार देख ली है। तो हमने मतलब इतना खराब टाइम देख लिया ना कि अब 200-500 हज़ार करोड़ से इतना फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ एक और बड़ा सपोर्ट जो आ रहा है वो रिजल्ट से आ रहा है। अभी तक ये अलग बात है कि कोई आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस या कोटक नतीजे के बाद दौड़ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप रिजल्ट के बाद स्टॉक का मूवमेंट छोड़ दो, खाली रिजल्ट देखो, तो कौन से रिजल्ट में बड़ी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं आई है। ऐसे एक भी रिजल्ट आपको बड़ा दिग्गज नहीं दिख रहा कि जो बोले कि यार इतने घटिया रिजल्ट ये कैसे दे सकता है। करेक्ट। जो पिछले क्वार्टर में मार्जिन को लेकर इतनी चिंताएं थी, ग्रोथ को लेकर चिंताएं थी, उसके सामने आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ सबकी परफेक्ट है, मार्जिन्स भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में बेहतर होकर ही आ रहे हैं। करेक्ट। सो आप अक्रॉस बोर्ड देखिए, स्टॉक का मूवमेंट रिजल्ट्स के बाद नहीं हो रहा है तो आप 15,200 पे भी नहीं है, एग्जैक्टली आप 16,500 पे है। सो ऑलरेडी आप अच्छे रिजल्ट्स को काफी तक प्राइस करके चल रहे हैं। सो प्राइस मूवमेंट को हटाकर अगर आप देखें तो रिजल्ट्स तो कम के ठीक ही आ रहे हैं। सो उस हिसाब से भी आपको माइक्रो लेवल पर सपोर्ट है। सो आई थिंक ये रीजन है कि बाजार बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा। और एक और चीज है कि बाजार हल्के भी हैं, प्रोविजन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ बैलेंस्ड है मार्केट। अब सुस्ती वाला मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट भी ज्यादा रहता नहीं है। अब किस तरफ जाना है ये जेरेमी पावेल साहब ही डिसाइड करेंगे, और वो जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से कल हम कर लेंगे जो करना है। बिल्कुल। तो चलिए, कल बड़ा दिन होने वाला है, फेड की पॉलिसी और हमारी एक्सपायरी दोनों पर रिएक्शन आने वाला है। तो चलिए सर, फिर मिड वीक ट्रेडिंग सेशन और एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या है सेटअप आज? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल ही रखे हैं, न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर। आपको नेगेटिव ठीक लगे नेगेटिव रख लीजिए, न्यूट्रल ठीक रखे न्यूट्रल रख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है दीप, और ट्रेंड न्यूट्रल है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे संकेत आपके लिए आते हैं। ज्यादातर न्यूट्रल ही है सर, ज्यादातर न्यूट्रल है। पॉजिटिव एक फंड एक्शन में है एफआईएस की तरफ, घरेलू फंड्स की तरफ से, और नेगेटिव में एफआईएस। तो ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। बाकी सारे न्यूट्रल है, एक तरह से लगभग सारे न्यूट्रल है। जितना ग्लोबल नेगेटिव है थोड़ा सा न्यूट्रल से, उतना ही एफएनओ न्यूट्रल से थोड़ा सा पॉजिटिव है। मतलब अब कहीं तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। सो ठीक है, ज्यादातर संकेत आप न्यूट्रल साइड पर मान कर चलें। ठीक है सर। 16,350, 16,425 आज के लिए तुरंत प्रभाव से करेगा सपोर्ट का काम। इसके नीचे जाने पर 16,175, 16,275 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है आपके लिए निफ्टी पर। ऊपर 575, 625, 16,575, 16,625 रुकावट की जगह है। पार करके टिके तो 16,700, 16,750 सप्लाई जोन है, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली सब कुछ करना चाहिए, जो आज आने की संभावनाएं कम है। बैंक निफ्टी
36,075, 36,200 तुरंत प्रभाव से करेगा सपोर्ट का काम। इसके नीचे जाने के चांस कम है 36,000 के नीचे के, फिर भी नोट करके रखें। 35,725, 35,875, ये 150 पॉइंट की रेंज आगे बड़े सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पर खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग सारी करने की ज़रूरत है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,725, 36,825 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। बेसिकली 36,725, 36,700 के आसपास बड़ा लेवल बन रहा है, जिसको पार करने में थोड़ा पसीना आएगा। 36,925, 36,975 परफेक्ट शॉर्ट जोन है। लॉन्ग पोजीशन भी बेच देनी है और शॉर्ट भी करना चाहें तो ज़रूर वहाँ पर करें, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपके लिए बड़े जोन है। ठीक है, चलिए सर, तो बड़े लेवल्स और सारे बड़े जोन निकल कर आ रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज का सर? 16,483 पर आप बंद हुए हैं। 16,450, 16,425 दो छोटे लेवल है। 350, 300 मीडियम लेवल है। 275, 225 और 16,175 तक के लेवल निफ्टी पर सपोर्ट के लिए आज से नीचे की तरफ। ऊपर 16,525, 16,575 दो छोटे लेवल है। 600, 625 और 650 तीन विजिबल लेवल है। 700, 725 और 750 फाइनल बड़े लेवल। तो 750 के ऊपर की अपसाइड भी नहीं है। और बेसिकली अपसाइड में आज 575, 625 ये 150 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी अगर आप ऊपर आते हैं तो। 630, 31 के ऊपर, 630, 35 के पार निकलने पर ही मजबूती का पहला संकेत आपको मिलेगा। जहां पर आप कल बंद हुए थे 630 पर, और कल हम यही कह रहे थे कि 600 से आपको तेजी मंदी गिरनी है। तो आज 630, 35 के ऊपर निकलेगा तो पहला ताकत का संकेत आएगा, तब तक नहीं आएगा। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आप बंद हुए 36,400 के आसपास। पहला सपोर्ट आपका जो है वो कल का लो है 36,350, 36,275 और 36,200, ये तीन विजिबल सपोर्ट है। 36,075, 35,975 दो मीडियम सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे इंटरेस्टिंग बड़े सपोर्ट जोन में आप घुसते हैं बैंक निफ्टी पर 35,875, 35,825 और 35,725। 35,725 से ही आपने एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया, जहां आपको 36,083 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी। आपको याद होगा क्लोजिंग 35,825 के ऊपर की चाहिए थी। इंट्राडे 36,083 चाहिए था, वहां से अपने को बढ़िया ब्रेकआउट मिला। तो अब 35,825 के आसपास बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उस हिसाब से आ जाता है। इस रेंज में खरीदारी करने का मौका बनेगा। हायर साइड पर 36,475, 36,600 दो छोटे लेवल हैं। 36,725, 825 दो मीडियम लेवल है। 36,925 और 36,975 37,000 के ऊपर की अपसाइड तो है ही नहीं। और बैंक निफ्टी के डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। एफएनओ स्पेस में जब मैं बताऊंगा तो याद दिलाएगा, उस पर बात करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बड़े लेवल्स। अच्छा, 2 दिनों की सेलिंग में एफआईएस की पोजीशनिंग 45% से 36% आ गई है। पीसीआर भी सर हमने देखा 1.4 के पार था, अब 1% 1 के नीचे आ गया, तो ये भी थोड़ा हल्के तो हुए हैं। आज के बाजार में सबसे बढ़िया दो चीज़ें यही है दीप की, एक एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम हो गई 45% से 35% के आसपास, तो थोड़े कम हो गए, लॉन्ग उन्होंने कम कर लिए। दूसरा, पुट कॉल रेशियो भी 40-42 बेसिस पॉइंट घटकर आपका कंफर्ट में आ गया। मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले ज़्यादा लॉन्ग रहे तो गिरने में डर ज़्यादा होता है, तो ये एक अच्छा आपके लिए संकेत है। ठीक है, अब आइए विक्स लगभग आपका 2 दिनों से 3% बढ़ रहा है। वो इवेंट के पहले बढ़ना है, इसमें कोई नई बात है नहीं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस क्या रखना है? 2 ऑप्शन है आपके पास, और आज मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आपकी मर्जी आए तो आप स्टॉप लॉस मूव कर सकते हैं। अच्छा। पहला इंट्राडे स्टॉप लॉस 16,450 का कल के लो से थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना, ये रख लीजिए। क्लोजिंग बेसिस पे 16,325 का है। ओके। अगर आपको इंट्राडे भी थोड़ा दूर रखना है 16,325 रख लीजिए, और क्लोजिंग अगर आपको और दूर करना है तो 16,275 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। बढ़ा गया? रीजन ये कि कल एक्सपायरी भी है और फेड की मीटिंग भी है, हाँ। इसलिए पता चला कि आज आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और कल आप एकदम से पता चले घूम गए, मार्केट घूम जाए। सो इसलिए आपके रिस्क, समझो आपने लॉन्ग पोजीशन आपने 16,000 के लिए रखी, तो फिर आप 16,275 भी रख सकते हो ना, और आपकी लॉन्ग पोजीशन 16,500 की है, तो फिर आपको 16,275 रखना है या 16,325 ही रखना है या 16,450? तो आपका एंट्री पॉइंट कहाँ है उसके हिसाब से, और आपको कितनी रिस्क लेनी है उस, और रिस्क कितनी लेनी है इसका फॉर्मूला एक ही है दीप। आमतौर पर है ना, आदमी स्टॉप लॉस लगाता है, सोचता है, तो क्या सोचता है कि ये स्टॉप लॉस लगा लूं ताकि ट्रिगर नहीं होगा, वही सोच के आप लगाते हैं ना कि भाई मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो ट्रिगर ना हो। जी नहीं, ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत है। आपको स्टॉप लॉस वो लगाना है कि जहां तक आप अपनी पोजीशन संभाल सकते हैं। फिर वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे कौन सा सही गलत होता है या आप डेटा के हिसाब से लगाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप ये मान के चलें जब स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि ये मेरा ट्रिगर होगा,
थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एग्जैक्टली। अच्छा सोचो नहीं होगा, लेकिन तैयारी इस बात की होनी चाहिए कि हो गया हो तो। सकता है, हाँ। तो जब आपने ये सोचा कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गई, तब आप स्टॉप लॉस सही लगाना सीखेंगे। राइट। तब आपको पता है कि मुझे कहाँ लगाना है। फिर हो सकता है किसी को 25 पॉइंट नीचे ही लगाना हो, भाई नहीं मुझे तो इससे ज़्यादा रिस्क चाहिए ही नहीं। करेक्ट। तो अब वो आपकी श्रद्धा पे है कि आप कितने रिस्क ले सकते हैं। जी। सो वो सोच के लगाइए कि भाई मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गई, और तब मेरे को कितना लॉस करना है, वो आपका सही स्टॉप लॉस होगा। ये इंडिविजुअल है, इन जनरल नहीं हो सकता है। मैं इन जनरल आपको लेवल दे सकता हूँ, लेकिन आपको इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। वो थोड़ा अपना भी फैक्टर इसमें ऐड करिए। बैंक निफ्टी में कल का लो उससे थोड़ा सा नीचे 36,275 रख सकते हैं स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए। क्लोजिंग 36,175 है। यहाँ पर जिनको बहुत डीप स्टॉप लॉस लगाना है वो 36,000 का भी लगा सकते हैं इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा रिस्क रखने के बजाय कम रिस्क रखो। आज एक दिन कम रखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है बाद में, मतलब पैसे बचे रहेंगे तो ट्रेड बाद में और कर लेंगे। एग्जैक्टली। कई बार होता है दीप कि एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वापस ऊपर आता है तो फिर लोगों को लगता है अरे यार गलत कर दिया। हाँ। वो फीलिंग आती है, हर बार आएगी। वो फीलिंग आपको 10 में से 5 बार 6 बार आ सकती है। लेकिन वो फीलिंग जब है ना, आपके स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन किसी एक बार आपको जो बचाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद आता है दीप, मतलब बहुत अच्छे से याद आता है 16,950 वो स्टॉप लॉस जो ट्रिगर करवाया था। मतलब अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो क्या गजब का वो स्टॉप लॉस था। अगर नहीं ट्रिगर किया होता सोचो तो फिर वो 16,950 का स्टॉप लॉस अगर आप ट्रिगर नहीं करते तो 15,200 तक आप कभी ट्रिगर ही नहीं कर पाते। Exactly. फिर लगता अब क्या, अब तो बहुत गिर गया, अब क्या, अब बहुत गया। इसलिए स्टॉप लॉस कई बार आपको बहुत बड़े नुकसान से हो सकता है 4-5 छोटे छोटे करवा दे और आप वापस ऊपर आ जाए, तब आपको ये फीलिंग आए कि अरे गड़बड़ कर दी, नहीं करते तो ठीक था, हमारा कन्विक्शन ठीक था, डायरेक्शन भी ठीक था, खाली स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने आया है। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस खाने आया था वापस ऊपर हो गया। वो है तो है, अब मुझे समझ लो दैट वाज नॉट योर डे, है ना। करेक्ट। तो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि अच्छा दिन और ख़राब दिन एक साथ भी हो सकता है। नीरज चोपड़ा साहब वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर जीतते हैं और उसी दिन एक दिन बाद उनको बोलना पड़ता है कि भाई हम कॉमनवेल्थ में नहीं जा पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें होती है लाइफ में एक साथ आपके। वो होते तो बहुत ही बढ़िया था, इस एक गोल्ड तो पक्का ही था। बट एनीवे इट्स पार्ट ऑफ गेम। स्टॉप लॉस के बारे में ये चीज़ ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आइए अपनी शॉर्ट पोजीशंस पे। 16,650 इंट्राडे, 16,750 क्लोजिंग। दोनों चाहें तो आप क्लोजिंग और इंट्राडे 16,750 भी रख सकते हैं, और क्लोजिंग और इंट्राडे दोनों 16,650, आपकी इच्छा पर है, आपको जो लगाना है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 36,825 है, दूर का लगाना है तो 37,000 के ऊपर लगाइए, जरूरत नहीं उतनी दूर की, और क्लोजिंग जरूर 36,750 का है। 36,728 की अब तक की बेस्ट, 738 की बेस्ट क्लोजिंग मिली है 22 जुलाई को, उसके ऊपर बंद होगा तो थैंक यू कर लेंगे। ठीक है सर, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। नई पोजीशंस निफ्टी खरीदिए 16,275, 16,350 मेरी फेवरेट रेंज फाइनली ऐसा लग रहा है कि अगर आज आ जाए यहाँ लेना चाहिए दीप, बिल्कुल लेना चाहिए। 16,175, 150 के स्टॉप लॉस के साथ में जरूर लीजिएगा, चिंता मत कीजिए। 350 पे एंट्री कीजिए, 275 पे थोड़ा और ऐड कीजिए। मैं तो कहूँगा 175 के आसपास आए तो और ऐड कर सकते हैं, 2-3 टुकड़ों में खरीदना चाहिए। रिस्क ये है कि कल फेड की मीटिंग है, बट अदरवाइज यहाँ पर लेना चाहिए। 16,425, 475 दो छोटे टारगेट, 525, 575 मीडियम टारगेट, 600, 625, 650 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहें अगर ऊपर आए तो बहुत बढ़िया, अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो एसजेक्स ग्रीन में दिख रहा था, अभी भी लाल से ग्रीन में आने की तैयारी। 16,575 पे बेचना शुरू कर दीजिए, 16,500 दे दीजिए वहीं पे। अच्छा, 625 पे और दीजिए, 700 आए तो और दे दीजिए। 3 जगह बढ़िया बेचने की। 700 तक का इंतजार मत कीजिएगा, 625 पे एक एंट्री तो मार ही लीजिए। राइट, कर सकते हैं। हाँ, कई बार क्या पैसिव ट्रेडर ऐसे तो जो एकदम टॉप का इंतजार करना, आज एकदम टॉप पे तो वेट नहीं करना, 625 पे एक तो कर ही लेना है। अच्छा, हाँ ठीक है। और बहुत एग्रेसिव है तो 575 पे भी कर लीजिए। 575, 625, 700 3 जगह बेचिए। 750 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेगा 525, 475 दो छोटे टारगेट, 450, 425 दो मीडियम टारगेट, 350, 300, 275, 225 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है आपको निफ्टी में ऊपर। एक लॉन्ग एक शॉर्ट का मामला। गॉट इट सर। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में दीप अब 35,725, 35,875 जो मेरी ड्रीम रेंज है, ना आए तो बेहतर, आए तो वहाँ खरीदारी करनी है। 35,600 का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस 35,600, हाँ ठीक है, वैसे तो ठीक है, थोड़ा दूर गया है, ठीक है।
35,975, एक काम करो इसको 35,650 कर दो, इतना दूर नहीं रखेंगे स्टॉप लॉस, 35,650 कर दो तो 35,725, 35,875 की रेंज में लेना है। 35,650 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेगा 35,975 और 36,075, दो छोटे टारगेट, 36,175 और 36,275 दो मीडियम टारगेट, 36,350 और 36,400 बड़े टारगेट। इतने 6 बहुत आ जाए तो ये काफ़ी है, ठीक है ना। लेकिन बैंक निफ्टी एक स्ट्रेटेजी और है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और उन्हें खरीदना है दीप 36,075 से 36,200 की रेंज में। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होगा 35,950, 975 के आसपास का, 36,000 से थोड़ा सा नीचे ये ले लीजिए। टारगेट बनेंगे 36,275, 350 दो छोटे टारगेट, 400, 475 दो मीडियम टारगेट, 36,600 से लेके 36,725, 825 और 925 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करनी। तो एक एक्शनेबल ट्रेड जो दिखता है बैंक निफ्टी में, ये 36,075 से 36,200 की रेंज में खरीदारी का बनता हुआ दिखता है। यहाँ पर एक बढ़िया काम हो सकता है। बिल्कुल, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी पर बाय कॉल भी बनेगी। अगर आप लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं तो फिर नॉर्मल बाय कॉल भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट बाकी रह गया, शॉर्ट रह गया। सबसे बढ़िया जगह 36,700 के आसपास है। 36,700, 725 पे बेचिए दीप। 825, 925 आए तो थोड़ा थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। 725 और 925 तो पक्का बेचना। 25 एक पॉइंट का जजमेंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले अभी भी देखिए आप, कल का हाई 36,695 का 725 तक नहीं पहुंचा, वहां से 25-30 पॉइंट पहले से घूम गया बैंक निफ्टी। तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा जल्दी घूम जाए। आप ब्रॉडली ये समझ लो ना कि 700 से 900 में बेचना है, ठीक है। 36,700, 36,900 में बेचना है। 37,050 का स्टॉप लॉस है। 36,600 और 36,475 दो छोटे टारगेट, 36,400, 36,350 कल तक के टारगेट, 36,275, 36,200 और 36,075 के फाइनल टारगेट के लिए ऊपर में बिकवाली करनी है। तो दोनों में बिकवाली और खरीदारी करनी। खाली एक बैंक निफ्टी में जरूर आज मैंने थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर बाई साइड पे दिया है, वो जरूर। ठीक है सर, अंडरस्टूड। सर ये है आपके लिए पूरे लेवल्स। डेल्टा कॉप एक दिन बैन से बाहर आया था, वापस बैन में आ गया, जो कल हम बात कर रहे थे दोपहर में। इंडिया बुल्स ऑलरेडी बैन में, तो दो स्टॉक्स आज बैन में रहेंगे, इंडिया बुल्स और डेल्टा कॉप। अब डेटा समझाएं सर। एक तो हाल ही में बड़ी एफआईएस की बिकवाली हमने देखी है, कैश में स्पेशली 1500 करोड़ से ज्यादा, उसका मतलब समझाएं। और जो आप कह रहे थे वायदा कारोबार के इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं, प्रेशर बढ़ गया, ऊपर में दबाव रहेगा दीप। और एक्चुअली एटलीस्ट आज तो एफआईएस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर एफआईएस को वापस लेना ही है वो फेड की मीटिंग के बाद ही लेंगे। और आपको याद भी होगा कि हमने जो रिसर्च निकाली थी पिछले कुछ दिनों में कि लगातार 4 दिन एफआईएस के खरीदने के बाद क्या होता है, क्योंकि पहले खबर ही आ रही थी, तो मैंने यही कहा था कि 4 या 5 दिन खरीदने के बाद जब रुकते हैं उसके बाद क्या होता है, गिरते हैं। तो उसके बाद मार्केट जो गिरते हैं वो आप करेक्शन देख भी रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सो 1550 करोड़ की कैश की बिकवाली बड़ी है। 925 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचना भी बड़ा है। 625 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचना भी बड़ा है। नेट आप सोचे 3000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस की तरफ से डायरेक्शनल तौर पर हुई है। हाँ, ये जरूरी है कि इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट घटाए, तो यानी कि लॉन्ग पोजीशन कम की है, एक्सपायरी का भी थोड़ा इफेक्ट है, लेकिन बिकवाली तो बिकवाली है। और ऐसे में आपके लिए अब ऊपर टिक पाना मुश्किल होगा। अगर आज 16,625 के ऊपर टिक पाए, 625, 650 के ऊपर, तो ये अपने आप में आपके लिए अचीवमेंट होगा, ऐसा मुझे लगता है। डेटा जिस हिसाब से बने दीप, 625 के आसपास, 575, 625 बढ़िया सप्लाई जोन बन रहा है निफ्टी के लिए, ये आपके लिए आज डेटा में दिख रहा है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 16,500, जिसके आसपास आप बंद हुए 16,483 पर। 16,500 के पुट पर 50 लाख शेयर हैं और 16,500 के कॉल्स पर भी 50 लाख शेयर, जिसमें से 28 लाख शेयर कल ही जुड़े। तो कल कॉल राइटर दबा के बेच के गया है 16,500। सो शुरुआती 15-20 मिनट में आपको 16,500 के ऊपर टिकना है अगर तेजी दिखानी है तो, ठीक है। 16,500 के ऊपर, नहीं तो क्या है कि जो कल का कॉल राइटर है वो हावी होगा, थोड़ी और कॉल राइटिंग करेंगे और वो सोचेंगे कि चलो अगर 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट प्रीमियम भी मिल जाती है, 550 पे मैं शॉर्ट हो गया तो क्या दिक्कत है, राइट। सो और 575, 625 तो खुद अनिल जी कह रहे हैं कि इसके ऊपर जाना मुश्किल है, तो थोड़ा और बेच देते हैं, या 550 का कॉल बेच दें। सो आई थिंक 16,500 के ऊपर टिकना चैलेंज होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ओपन इंटरेस्ट दोनों बराबर है, खाली यही कि कल कॉल राइटर्स थोड़े से 16,500 पे ज़्यादा है। और जैसे अगर 16,500 के ऊपर टिके तो ये कॉल राइटर जिन्होंने कल ही बेचा है वो थोड़े बैकफुट पे भी आने लगेंगे, शुरू करेंगे। सो आई थिंक 16,500 मेक और ब्रेक लेवल है। नीचे तुरंत सपोर्ट 16,400 पर है, 46 लाख शेयर। 16,600 पर 65 लाख शेयर है। सो बड़ी रेंज एक तरह से आप 16,400, 16,600 मान लीजिए, 16,500 बीचों बीच है। ठीक, ये तो बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दीप 36,500, ठीक ऐसा ही लेवल है। प्रॉब्लम ये कि 36,500 से आप लगभग 100 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, करेक्ट। 36,500 के पुट पर 21 लाख शेयर हैं
और कॉल स्मर्ट 26 लाख शेयर, जिसमें से 15 लाख शेयर कल ही जुड़े। सो बैंक निफ्टी का कॉल राइटर भी ये चाहेगा, मंदी करने वाले लोग ये चाहेंगे कि 36,500 के नीचे ही रहे, और 36,500 के नीचे बैंक निफ्टी रहता है तो कमजोरी बढ़ाएगा ही, राइट, कमजोरी बढ़ाएगा ही। सो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों ही 16,500 और 36,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। 36,500 के नीचे फिसलते गए तो फिर सीधा बड़ा सपोर्ट आपका सीधा 36,000 पर आता है, जहाँ 24 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 36,000 पे, 26 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 36,500 पर। ये 500 पॉइंट की रेंज आपके लिए होगी। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, सारे लेवल्स आपके सामने, पूरी स्ट्रैटेजी। अच्छा, नतीजों की बात कर लें। 3 ही नतीजों पर आज रिएक्शन है, उसमें से एक ही निफ्टी का नाम है आपकी व्यू सर? L&T नंबर्स ठीक है, नॉट ग्रेट नॉट बैड। L&T के चाहने वाले बहुत हैं, जो अगर L&T नीचे आया नतीजों के बाद तो खरीदेंगे, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत नतीजों के पहले लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनी तो स्टॉक एकदम सबड्यूड रहेगा, कोई खास ऊपर या नीचे की तरफ दिखाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। हर एक पैरामीटर पे आप देखेंगे तो मिले जुले से फ्लैट नतीजे हैं, और बाकी एनवायरनमेंट अच्छा है, ऑर्डर बुक बढ़िया है, तो उस लिहाज से ऑर्डर थोड़ा कोर बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस हिसाब से अगर नीचे आया तो खरीदारी आ जाएगी, ऊपर आया तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो L&T मिक्स रिजल्ट है, ऐसा नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक 3% बढ़ जाए या घट जाए, राइट, और होना भी है तो बढ़ने की तरफ ही होना है, घटने की तरफ नहीं होना है, मतलब खराब रिजल्ट तो किसी भी लिहाज से नहीं है। दूसरा टाटा पावर मजा नहीं आया नंबर्स में, लगातार दूसरी तिमाही, हालांकि पिछली तिमाही के कंपैरिजन में तो टाटा पावर ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जो अच्छे नंबर्स आपको टाटा पावर के दिख रहे हैं वो सारे कोयल बिजनेस से इनकी इनकम बढ़कर आई है, उस वजह से, और कोयले के दाम अब वैसे भी कम हो गए। सो आई थिंक अगले क्वार्टर में कोर बिजनेस से ग्रोथ किस तरह की आती, तो मुझे लगता है कि नतीजों के पहले जिस तरह से स्टॉक थोड़ा कमजोर हुआ भी है, थोड़ा और नीचे आ सकता है दीप, 215-216 तक स्टॉक आ जाए तो 215-217 तक आ सकता है, तो मेरे ख्याल से 3.5-3% का एक फॉल 4% तक का बन सकता है टाटा पावर में। तो नंबर्स ग्रेट नहीं है, लेकिन टाटा पावर के केस में भी वैसे ही है कि चाहने वाले बहुत हैं जो 215-210 पे तैयार हैं खड़े लेने के लिए, और वही बेचने के लिए 230-235 की रेंज होती है। सो आई थिंक 215-217 तक टाटा पावर का फ्यूचर नीचे की तरफ आ सकता है, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तीसरा आपका है मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स, जैसे नंबर्स की उम्मीद थी वैसी नहीं है, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरा एक स्टॉक है ना, पहले अच्छा रनअप दिखा चुका है, ऑलरेडी भाग गया ये स्टॉक नतीजों के पहले, थोड़ा भागा था, कल भले ही थोड़ा नीचे रहा हो तो थोड़ा और नीचे आ सकता है। मेरे ख्याल से एक बार इसका फ्यूचर दिखाइए, फ्यूचर शायद प्रीमियम पे कैश 850 है, एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स का फ्यूचर लेके आइएगा, मेरे ख्याल से फ्यूचर ऊपर होना चाहिए, जरा देखते हैं। एनीवे, तो नतीजों में हाँ 852 है। नतीजों में दीप जो अच्छी चीज़ है कि ठीक है, रेवेन्यू वॉल्यूम ग्रोथ ठीक है, लेकिन बढ़कर नहीं आ रही है, प्री कोविड लेवल पर आकर रुक गई है अब, पहली चीज़ ये है। और दूसरा है कि मार्जिन थोड़े से कमज़ोर हैं, प्रॉफिट भी उम्मीद से थोड़ा सा कमज़ोर आया है, खाली एक रेवेन्यू है जो इनलाइन है, तो आई थिंक थोड़ा दबाव रहेगा स्टॉक पर। मेरे ख्याल से 825-830 की रेंज तक स्टॉक आना चाहिए एक बार, 825 से 835 की रेंज में आकर स्टेबल होना चाहिए, उतना गिरना बनता है इसका। सो 2 से 3% की कमजोरी यूनाइटेड स्पिरिट्स में हो सकती है। तो कुछ खास नतीजे नहीं है बेसिकली आज तीनों में, L&T फिर भी थोड़ा तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं है। टाटा पावर और यूनाइटेड स्पिरिट्स को तो मैं कमजोरी की तरफ ही रखूंगा, L&T ठीक है, न्यूट्रल। अंडरस्टूड सर। चलिए, रिएक्शन कैसा आता है ये देखते हैं, बट ये है नतीजों पर विश्लेषण। आइए इन नतीजों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, आज की सारी ताज़ा खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। कुशल, अरमान और आशीष तीनों हैं तैयार। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजों का रिएक्शन। गुड मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी से 3 कंपनियां, जिसमें बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स शामिल हैं। F&O स्पेस से 6 कंपनियां हैं जो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। बायोकॉन, कोलगेट, साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल, लॉरस लैब, यूनाइटेड ब्रीवरीज और डिक्सन टेक के नंबर्स पर नजर रखनी है। कैबिनेट CCA की आज बैठक है, 1 बजे, ऐसे एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। साथ ही NCC लिमिटेड ये फोकस में रहेगा क्योंकि इसके 1.1 करोड़ शेयर वारंट कन्वर्जन के चलते आज लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा MRF, हीरो मोटोकॉर्प, UPL और साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज के काउंटर्स भी। पोस्ट मार्केट नंबर्स में L&T नंबर्स अनुमान से थोड़े बेहतर दिख रहे हैं, खासकर मार्जिन आप देखिए 10.8% से बढ़कर 11.04% पर आए हैं, अनुमान 10.5% का था। कंपनी का मुनाफा 1700 करोड़ के पार जाता हुआ दिख रहा है 1650 करोड़ के अनुमान के मुकाबले, और कंपनी का आय भी लगभग 22% बढ़ती हुई दिखी है। ऑर्डर इनफ्लो भी 57% बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
डेफिनेटली तो इस पर फोकस रखिए। साथ ही टाटा पावर, यहाँ पर नंबर्स जो है थोड़े से कमजोरी का रुझान दिखा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए मार्जिन्स 23.15% थे, अब केवल 11.6% के मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। तो ऑपरेशनल नंबर्स अनुमान से काफी खराब दिख रहे हैं। 18.3% का हमारा अनुमान था। एबिटा लेवल पर भी 2200 करोड़ रुपए का अनुमान था, उसके मुकाबले 1683 करोड़ का एबिटा कंपनी ने दर्ज किया और मुनाफे के लिहाज से लगभग 794 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। हमारा अनुमान 540 करोड़ का था। तो बॉटम लाइन रिलेटिवली अनुमान से बेहतर है, बट ऑपरेशनली काफी कमजोर नतीजे टाटा पावर की तरफ से आ रहे हैं। इनके लिए खबर भी आ रही है कि टाटा पावर के जो रिन्यूएबल कारोबार है उसमें हिस्सा खरीद के लिए सीसीआई से मंजूरी मिल गई है। तो ब्लैक रॉक और मुबादला यहां पर हिस्सा खरीद के लिए, इनकी हिस्सा खरीद के लिए मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ओवरऑल नंबर स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स दिख रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन 41% से पर आए हैं 45% के मुकाबले। कंपनी की मार्जिन 12.6% पर आई है, बढ़कर आई है 10.4% के मुकाबले, पर जो अनुमान था वो 15% का था। मुनाफा भी 210 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, 214 करोड़ का अनुमान था। तो स्लाइटली इन लाइन या फिर आप नेगेटिव साइड पर इसको काउंट कर चल सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स। ओके, तो ये है आपके लिए जो नतीजे इंपॉर्टेंट। आइए अरमान से भी कुछ नतीजों के बारे में जानते हैं। अरमान, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे आपके पास? जी, सबसे पहले रिलैक्सो फुटवेयर पर ध्यान रखिएगा। जो नतीजे आते हैं वो बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 34% बढ़कर आई है। मार्जिन्स इन्होंने सस्टेन करे हैं तो 13% के आसपास ही। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में 25% का आपको उछाल देखा गया है। ईपीएल में नतीजे जो है वो कमजोर आते हुए दिखे हैं। हालांकि आय दिखेंगे आपको लगभग फ्लैटिश, लगभग 4% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स में आपको कट देखा गया है, 18% से घटकर 15% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी 42% का आपको कट देखा गया है। महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन कंपनी को अगर आय देखेंगे, हालांकि आय में 23% का उछाल है, पर कंपनी का जो घाटा है वो 3.4 करोड़ से बढ़कर 6.4 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। केआई इंडस्ट्रीज बढ़िया नतीजे आए हैं। हालांकि जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखा गया है। आय लगभग 54% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो है वो 11% से घटकर 10% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा 55% बढ़कर आता हुआ दिखा है। एबी सन लाइफ नतीजे अगर आप देखेंगे तो नतीजे आपको अगर आय की बात करेंगे, आय तो लगभग फ्लैट रही है। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में 34% की कटौती देखी गई है। हालांकि जो मार्जिन्स हैं वो अनचेंज रहे, वो ऐसे कैसे ही हैं। इथॉस लिमिटेड नतीजे जो हैं वो बढ़िया आते हुए दिखे हैं। हालांकि ये जो लोअर बेस था उसका भी एक रीज़न है। आय लगभग 95% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे 7% से बढ़कर 15% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी लगभग 1 करोड़ से बढ़कर लगभग 13 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। साउथ इंडियन बैंक एनआईआईज 11.3% बढ़कर आती हुई दिखी है। प्रोविजंस जो है, प्रोविजंस में भी अगर आप क्यू देखेंगे तो 78 करोड़ से बढ़कर वो 140 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और जीएनपीएस अगर बात करेंगे तो वो 5.9% से घटकर थोड़ा सा कटाया है, लगभग 5.87% आते हुए दिखे हैं। सैनोफी इंडिया नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 11.4% घट कर आई है। मार्जिन्स में भी आपको कट देखा गया है, 31% से घटकर 23% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी आपको कटौती देखी गई है, लगभग 33% की आपको उसमें कटौती हुई है। शॉपर्स स्टॉप नतीजे काफी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 362%, 205 करोड़ से बढ़कर लगभग 950 करोड़ पर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स देखिए, पहले एबिटा घाटा था कंपनी को 63 करोड़ का, अब मुनाफा आता हुआ दिखा है 162 करोड़ का। और अगर प्रॉफिट की बात करेंगे, पहले 105 करोड़ का लॉस था, अब 23 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। और अंत में यूटीआई एएमसी के नतीजे अगर आप देखेंगे तो नतीजे आय के आधार पर देखेंगे तो 15% की कटौती हुई है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी आपको कटौती देखी गई है, 58% से घटकर 36%। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी लगभग 40% की आपको कटौती देखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। आइए कुशल से भी जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज की। कुशल बताएं। बिल्कुल, तो खबरों में डिफेंस स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, खासकर बीडीएल, बीएचईएल, मिश्र धातु निगम जैसे स्टॉक्स, क्योंकि डिफेंस पैनल के ने हथियार खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 29,000 करोड़ का लगभग ये प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिसमें कार्बाइन, स्वाइन ड्रोन और साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। कोलगेट पाल्मोलिव इनके लिए एक नेगेटिव खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो थाईलैंड से इम्पोर्ट होने वाली सैक्रिन है उस पर सीवीडी की सिफारिश की गई है और डीजीटीआर ने ये ड्यूटी लगाने की ज़रूरत बताई है। फार्मा और अन्य आईपीआई कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि कल जो अहम बैठक होती हुई दिखी थी स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में, यहाँ पर जो चरणबद्ध तरीके से लागू होने वाली है मार्जिन कैपिंग, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इंडस्ट्री ने 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस की मांग भी की है। तो डेफिनेटली इस पर फोकस रखना है। और सरकार जो है एपीआई के लिए
पीएलआई स्कीम में कुछ बदलाव भी कर सकती है, ऐसी कुछ सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। एक्सिस बैंक सीसीआई से एक्सिस बैंक और सिटी बैंक की जो डील है उसको मंजूरी मिलती हुई दिख रही है, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। साथ ही ओएनजीसी पर नजर रखिए, इन्होंने ग्रीन को 0C के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए करार कर लिया है। ग्रीन हाइड्रोजन इस करार के जरिए उत्पादन किया जाएगा। सनसेरा इंजीनियरिंग यहाँ पर नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही है। नॉर्थ अमेरिका के जो दिग्गज ओईएम है उससे लगभग 3160 करोड़ रुपए का जो इनको ऑर्डर मिला था वो रद्द कर दिया गया है। इनफैक्ट ग्राहक ने जो बिजनेस प्लान देखा था उसके एनालिसिस के बाद ये ऑर्डर इन्होंने रद्द किया है। साथ ही जाइडस लाइफ साइंस यूएस एफडीए से इनको एक ब्लड प्रेशर की दवा के लिए मंजूरी मिल गई है। और येस बैंक पर भी नजर रखिए, 29 जुलाई को बोर्ड बैठक होने वाली है। राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर क्यूआईपी के जरिए ये पूंजी जुटाने पर विचार करते हुए दिखेंगे। दो बड़ी डील्स हैं। जोमैटो, यहाँ पर मूर स्ट्रेटेजिक वेंचर्स एलएलसी ने कुल 4.25 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 44 रुपए के भाव पे ओपन मार्केट के जरिए। और अंत में सफायर फूड्स, यहाँ पर नजर रखनी है क्योंकि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने कुल 19.2 लाख शेयरों की खरीदारी की है 1090 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और सेम प्राइस पर एडलवाइस क्रॉसओवर अपॉर्चुनिटीज फंड ने लगभग 25.8 लाख शेयर्स बेचे हैं ओपन मार्केट में। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें और सारे आज के नतीजे। नजर डालते हैं अब जोमेटो में बायर्स का नाम नहीं है, बायर का नाम तो नहीं दिख रहा, सबने मिलके लिया है? सब लोगों ने मिलके लिया है इसका मतलब? फ्रैगमेंटेड परचेज हुई है, लग तो यही रहा है सर। हाँ, वैसा कि एक अकेला थक जाएगा मिलके हाथ बटाना, तो सबने मिलके लिया है, यही लग रहा है। तो मतलब फोलियो जो बड़े हैं जोमेटो में, और सोचिए बड़े इन्वेस्टर जो एक साल से इंतजार कर रहे थे, मौका मिलते पहले मौके पे बेच के निकल गए, सोचो, और औने पौने दामों पर। ये इंटरेस्टिंग प्रॉफिट बुक कर लिया। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए नतीजों पर फोकस है। सबसे पहले एशियन पेंट्स, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य देखें तो थोड़ा सा बढ़ा है, 2620 से बढ़ाकर 2674 रुपये कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि अर्निंग्स में देखें तो एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला और मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है टॉप लाइन ग्रोथ के लिए। जीओपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है इन्होंने बढ़ा है 3400 से बढ़ाकर 3525 कर दिया है। सिटी ने भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा, लेकिन लक्ष्य 3050 से बढ़ाकर 3400 और सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं क्रेडिट स्विस। इन्हें नतीजे बढ़िया लगे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है इन्होंने 3800 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा एलएनटी, यहाँ पर भी आपको नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सीएलए से खरीदारी किराए को बरकरार रखे, 1751 की क्लोजिंग है, 2050 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान रहे कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का मोमेंटम है, जिसके चलते ये मान रहे कि यहाँ पर काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक मार्केट है, मिडिल ईस्ट में भी अच्छा कारोबार देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ पर इनका पूरा फोकस है। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य 1825 से बढ़ाकर 1960 रुपए कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1848 के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 2000 के लक्ष्य के लिए। लगभग सभी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जो बुलिश हैं, 3 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने एलएनटी पर टारगेट प्राइस बढ़ाया है। बजाज ऑटो, मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 4182 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने खरीदारी किराए दी है 4500 रुपए का लक्ष्य दिया है। टाटा पावर पर देखिए कमजोर नतीजों के बाद सीएलएससी की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, 226 की क्लोजिंग है, 212 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और इनसे ज्यादा बेरिश है क्योंकि 175 रुपए का मात्र इन्होंने लक्ष्य दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स कोई बदलाव नहीं, जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को अभी भी बरकरार रखे हुए 900 के लक्ष्य के लिए, 850 की क्लोजिंग है। सन फार्मा पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 1032 के लक्ष्य के लिए। नायका पर क्रेडिट स्विस लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 1454 पर शेयर है, 1100 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जोमैटो पर, क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट है, किसने खरीदा ये तो नहीं पता, लेकिन कौन बुलिश है इसका नाम बता देता हूँ। क्रेडिट स्विस है, अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 40 रुपए पर स्टॉक लुढ़क कर आगे ऑल टाइम लो, अभी भी 90 रुपए पर इनका व्यू बरकरार है। और ये कह रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट पाथ अगर आप देखें तो क्लैरिटी यहाँ पर नजर आ रही है कि आगे जाकर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। डियोपॉलिस्टिक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ग्रोथ काफी बढ़िया है, लेकिन किसको फायदा होगा ये नहीं जानते, लेकिन मान रहे कि यहाँ पर ग्रोथ प्रॉफिट के लिहाज से अच्छी देखने को मिलेगी। और अंत में पेट्रोनेट एलएनजी सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, बिकवाली किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 230 से घटाकर 210 कर दिया, 226 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि भारत में अगर आप देखें तो जो एलएनजी की डिमांड में कमी आई है, इसका एक नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और टारगेट प्राइस भी काटा है। ओके, तो ये है वो सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन है भरपूर। नायका पर टारगेट घटाया है और जोमेटो पर बढ़ाया है। जोमेटो पर व्यू बरकरार है, व्यू बरकरार, टारगेट 90 रुपए, 90 रुपए डबल हो जाएगा। और नायका पे टारगेट 1100 रुपए का। नायका प्रॉफिट कर रही है, जोमेटो को करना बाकी है।
बाकी ओके, दोनों पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है। वेरी गुड। ओके, आइए सारे एक्सपर्ट से तैयार हमारे साथ, वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, बिकवाली की राय है पिक ऑफ द डे में बेचना है मनापुरम फाइनेंस। मनापुरम फाइनेंस में नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 95 रुपए, 95 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 86 रुपए 50 पैसे, 86.5 का टारगेट है। मनापुरम फाइनेंस है मेरा पिक ऑफ द डे। और अनिल जी, साथ में अगर किसी का नोटा हो, कोई एब्सेंट हो, तो मेरे पास एक और एडिशनल पिक भी निकाल के लाया हूं। अगर किसी के पास ना हो तो अनिल जी उसकी तरफ से भी मैं शेयर कर सकता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, जरूरत पड़ने पर आपकी मदद ली जाएगी। फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई नोटा देने के मूड में है, क्योंकि अगर देंगे तो भी कौन देंगे? कुणाल जी। तो पहले कुणाल जी से पूछ लेते। कुणाल जी, नोटा या बंसल जी से आप ओवर टू यू, बंसल जी करना है। नहीं अनिल जी, मेरे पास पिक है अनिल जी, अभी अभी आई है। तो अनिल जी, सबसे पहले आपको सुप्रभात अनिल जी, दीपांशु को सुप्रभात। पिक बताऊं अनिल जी? हाँ हाँ, अभी अभी आई है, मतलब कहां से? अनिल जी देखिए, कल रात को मुझे सपना आया अनिल जी, और सपने में अनिल जी होटल्स नजर आए। अच्छा। तो अनिल जी देखिए, होटल्स नजर आए और अनिल जी सपने में दिखा मैं किसी होटल में जा रहा हूँ, बहुत आलीशान होटल है। तो आज अनिल जी मैंने 2 दूनी 4 किया और अनिल जी खरीदारी किराए में दे रहा हूँ EIH एसोसिएटेड होटल्स में। अरे वाह। अनिल जी, पूरे दिन हमारे यहाँ चर्चा होती रहती है कि एयरपोर्ट पर जगह नहीं है, होटल्स में जगह नहीं है, तो इसी कारण अनिल जी ऐसे सपने आते हैं। तो EIH एसोसिएटेड होटल्स है मेरी खरीदारी किराए। कल हमने देखा था अनिल जी, EIH में बड़ी जबरदस्त तेजी बनी थी, तो मुझे लगता है अनिल जी EIH एसोसिएटेड होटल्स में भी तेजी बनेगी। चार्ट बहुत अच्छा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट कल ही आ चुका है, और आज बाजार कमजोर होगा तो थोड़ा नीचे मिल जाएगा, तो उन स्तरों पर बाय करें। 404 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है पहला टारगेट 450, दूसरा टारगेट 475। 450 475 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करें EIH एसोसिएटेड। खाली सपने के हिसाब से चार्ट भी देखा है ना बाद में उठने के बाद? नहीं अनिल जी, चार्ट तो दमदार है ही, और कल मैं EIH को देख रहा था अनिल जी, बड़ा जबरदस्त चार्ट था अनिल जी। हाँ। तो वहां बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, आज उसका कुछ आपको रब ऑफ इफेक्ट भी EIH एसोसिएटेड में देखने को मिला। बिल्कुल परफेक्ट। कल बड़ा तेजी से भागा स्टॉक, 8% मजबूत था EIH। आज यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए, सिमी जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं मैम पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी तरफ से आज का पिक ऑफ द डे होगा। आज एक्चुअली पिक ऑफ द डे नहीं, पिक्स ऑफ द डे है। दो पिक्स ढूंढ के लाई हूँ। एक तो बाई कॉल में होगा और एक सेल करके चलेंगे। बाई कॉल में हिंद कॉपर मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा ब्रेकआउट कल देखने को मिला था। मुझे लगता है कि मोमेंटम आज भी मेंटेन होना चाहिए। 9650 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 100 और उसके बाद 102 का दूसरा टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर को खरीद कर चलने का सलाह होगा। और मेरा जो दूसरा पिक है वो है IT में, एक मिड कैप IT बिरला सॉफ्ट को सेल करके चलने का सलाह होगा। स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आज के लिए इंट्राडे के लिए सेल करके चलेंगे। 315 311 का छोटे छोटे 2 टारगेट्स है जो मुझे लगता है कि आज ही के आज अचीव होना चाहिए। 323 का स्टॉप लॉस के साथ बिरला सॉफ्ट को सेल करके चलने का सलाह होगा। ओके, तो ये 2 स्टॉक है जहाँ पर आपको एक खरीदारी और एक बिकवाली की राय है। क्या बात है, आज मतलब सब 2 पिक देने के मूड में। चलिए, बढ़िया है। सुमित जी भी हमारे साथ है तैयार। सुमित जी ने कल शॉर्ट कॉल की जो बाहर लगाई थी और एक के बाद एक टारगेट भी हिट हुए थे। कल स्पेशल दिन भी था, कल तो बनता था, लेकिन आज भी देखते हैं वही परफॉर्मेंस पोस्ट सेलिब्रेशंस बरकरार रहती है। नहीं सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी, मेरे पास बाय वाला स्टॉक है आज जी। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से LNT के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। LNT एक अच्छी तेजी के बाद छोटा सा पॉज लिया है, तो 1740 1750 के आसपास LNT में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 1730 1725 ये सपोर्ट रहेगा, तो 1730 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं LNT के अंदर, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1780 रुपए से लेके 1800 रुपए तक के लेवल LNT में 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। डिप्स में खरीदारी करें 1730 के स्टॉप लॉस से 1780 1800 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो LNT नतीजे के बाद अगर आज कोई गिरावट मिलती है तो खरीदारी करने का मौका बनेगा आपके लिए, ऐसा मानना है आपके लिए। सुमित जी का। शरद जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त कोलकाता से फोन। शरद जी, सुप्रभात,
बताएं सर पिक ऑफ द डे। हाँ जी, हमारी पिक ऑफ द डे है बजाज कंज्यूमर केयर कंपनी। आलमंड ड्रॉप ऑयल इनका मेजर प्रोडक्ट है अभी तक, और कंपनी ने पिछले साल सवा साल में करीब 15 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आने वाले समय में कंपनी 15 आगले वाले साल में कंपनी 15 और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात कर रही है। रिसेंटली कुछ सीनियर प्रोफेशनल्स को भी इंडक्ट किया है सिस्टम में, तो जिसका फ़ायदा हमें लगता है आने वाले समय में दिखना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा महंगी नहीं है, 13-14 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है, और पिछले कुछ सालों में रिटर्न रेशियो स्ट्रॉन्ग है, डेट है नहीं बुक्स पे। पिछले कुछ सालों में ग्रोथ का प्रॉब्लम रहा है क्योंकि लार्जली सिंगल प्रोडक्ट कंपनी थी, लेकिन अब जो डाइवर्सिफिकेशन ये कर रहे हैं लगभग 30 नए प्रोडक्ट्स के साथ, हमारा ये मानना है कि आने वाले 2-3 सालों में जो ग्रोथ अभी तक मिसिंग थी पिछले 4-5 सालों में, अब वो वापस दिखने लगेगी। और मुझे लगता है कि अर्निंग्स में लगभग 20-25% की CAGR पॉसिबल है कंपनी में। तो FY24 में हमें लगता है कि 15 रुपए के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए, तो उस हिसाब से 20 का मल्टीपल आइडियली स्टॉक को मिलना चाहिए। तो 300 के लक्ष्य के हिसाब से बजाज कंज्यूमर केयर हमारी पिक ऑफ द डे है। ओके, तो बजाज कंज्यूमर है वो स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय 300 रुपए तक के टारगेट के लिए निवेश के लिहाज से आज के लिए नहीं, पिक ऑफ द डे भले ही है, लेकिन आज स्टॉक सुझाया जा रहा है, ये ध्यान में रखिए। तैयार है वागले साहब हमारे साथ। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे कल वाला ही स्टॉक है, बजाज फिनसर्व, जो मैंने कल दोपहर में जिसका जिक्र किया था। 13,313 का बंद है। मुझे लगता है ये 14,000 की तरफ की मूव की शुरुआत है और इवेंट भी है, तो मुझे लगता है ये 13,800 तक की मूव में आज या मे भी आज और कल मैं देख रहा हूँ 13,150 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप थोड़ा सा लंबा अरसा ले 2-3 हफ्ते का, तो मुझे लगता है ये 14,900 का टारगेट तक भी जा सकता है। ओके, तो बजाज फिनसर्व इस पर रखनी है आपको नजर। कल बोर्ड बैठक है, नतीजे तो आएंगे, बट जैसा कंपनी ने कहा है नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट, शेयर विभाजन या फिर बोनस शेयर, इन दोनों में से एक चीज आपको और आती हुई दिख सकती है, तो यहां पर भी रखिए नजर। इनफैक्ट बजाज फिनसर्व की बात निकली, एक बार जरा शरद जी से भी पूछ लिया जाए। शरद जी, बजाज फिनसर्व कल नतीजे और शायद ये स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर, और साथ ही आज बजाज फाइनेंस के भी नतीजे सर, दोनों पर आपकी कोई राय? देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है, बट कंपेयर टू पहले जो वैल्यूएशंस मिल रही थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। मुझे लगता है अभी भी मैं पर्सनली इनको अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि जिस टाइप की ग्रोथ रिटेल में आनी थी और जो बेस इनको एक बार टेम्पोररीली बनाना था वो इन लोगों ने बना लिया है। अब यहाँ से और स्केल अप करना थोड़ा मुश्किल होगा इन कंपनीज के लिए, क्योंकि रिटेल में, रूरल में खास करके कोई ऐसा पिकअप हर तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। प्लस एक राइजिंग रेट सिनेरियो भी है, तो उतना अग्रेसिव नहीं रहेगा शायद जो कंज्यूमर लोन बास्केट है। चलिए रखेंगे नजर। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, आज ये दोनों आपके फोकस में रहेंगे, स्पेशली बजाज फाइनेंस, क्योंकि इसके आने वाले हैं आज नतीजे। नतीजों पर रिएक्शन जो इतने सारे स्टॉक्स का हो रहा है, एक बार जरा चार्ट्स पर भी इनकी राय ले ली जाए। टाटा पावर, पहले इस पर करते हैं फोकस। सिमी जी जरा टाटा पावर पर अपना व्यू दें, थोड़ा कमजोर हमें वैसे भी ये काउंटर बनते हुए दिख रहा था। अनिल जी भी कह रहे थे नतीजों का उतना सहारा नहीं है। लेवल्स क्या रहेंगे? कल डेज लो पर बंद हुआ था। दीपांशु, डेज लो पर बंद हुआ, मुझे लगता है कि एकदम क्रिटिकल लेवल भी वो था 226, 225। इसके नीचे अगर आज खुल जाएगा तो मानो 220 का पहला टारगेट और 215 का दूसरा टारगेट के लिए स्टॉक पूरा तैयार हो जाएगा। अगर 215 के भी नीचे चला जाता है तो इसमें वीकनेस फ्रेश देखने को मिलेगा। ये रेंज में है, रेंज का अपसाइड ब्रेक नहीं हुआ और कल डे लो के नीचे आके बंद किया है, तो रेंज का जो लोअर बाउंड्री है वो उसको जरूर टेस्ट करेगा। तो 220 का पहला टारगेट, 215 का दूसरा टारगेट के लिए टाटा पावर अभी तैयार हो चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर, जिस पर रखनी है नजर। नतीजों का रिएक्शन इस पर आते हुए दिखेगा।